हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने डिस्कस कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अपने दो लेक्चर के अंदर अब तक लगभग 42 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये अपना क्वांटम मैकेनिक्स का बीएससी का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद अपनी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी क्लास जो है वो अनुराधा मैम जो है वो रिकॉर्डिंग करके ऐप में डाल देगी। मतलब आगे की जो क्लासेस रहेगी अपनी प्रैक्टिस बैच की, वो सारी की सारी क्लासेस ऐप में होगी, चाहे वो विंडोज ऐप हो, चाहे अपने पास एंड्रॉइड ऐप हो, चाहे आईओएस ऐप हो। ओके। और आगे के जो भी क्लासेस देखने के लिए आपको बैच ज्वाइन करने पड़ेंगे, चाहे तो आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर लेना, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट बैच ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए कंप्लीट बैच जो भी बाय करेगा उसके लिए प्रैक्टिस बैच फ्री रहेगा। और जिन्होंने बीएससी एमएससी का बैच बाय कर रखा है उनके लिए भी बीएससी एमएससी वाला पोर्शन प्रैक्टिस बैच में से फ्री डाल देंगे। और अगर किसी को स्पेसिफिकली प्रैक्टिस बैच ही बाय करना है तो वो 3500 रुपए का रहेगा, वो आप ऐप से बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आ जाओ, बात करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई, एक ई एनर्जी का पार्टिकल है, इंसिडेंट ऑन रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट वी नॉट, ठीक है ना। ये अपने पास ये वी नॉट हाइट है, ठीक है ना। इसका अपने पास एक पोटेंशियल बैरियर है, इसके ऊपर एक एनर्जी ई का पार्टिकल आ रहा है, ठीक है ना। एनर्जी ई का पार्टिकल आ रहा है और इसकी हाइट क्या है, वी नोट है, ठीक है ना। और विड्थ क्या है, इसकी भी है। इसकी जो विड्थ है वो क्या है अपने पास, बी विड्थ है। ओके। द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, अब अलग अलग कंडीशन दी हुई है अपने को, इन चारों में से बताना है सही कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख दो चाहे विच वन ऑफ देम इज ट्रू, विच वन ऑफ देम इज ट्रू, सही कौन सा है। ओके। पहला देखो क्या कर रहा है, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर ई लेस देन वी नोट, जब अपने पास ई लेस देन वी नोट है, ठीक है ना, टेंस टू यूनिटी एज बी टेंस टू इन्फिनिट। अगर ये अपने पास क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, सिंपल सी बात है। जब ई लेस देन वी नोट हो, ओके, और बी टेंस टू इन्फिनिट हो गया, मतलब ये दीवार इतनी बड़ी है और जो आर आई से टकरा ना उसकी एनर्जी इतनी कम है, ठीक है ना, कम होता है ना, तो वो इसको पेनिट्रेट कर सकता है। कब, जब ये दीवार क्या हो, छोटी हुई, दीवार बहुत बड़ी हो गई, पेनिट्रेट कर नहीं सकता, तो वो क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ट्रांसमिशन जीरो हो जाएगा, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। पहली बात इसने जो बोली है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट टेंस टू यूनिटी एज बी टेंस टू इन्फिनिट, ये बात सही है, ठीक है। तो आपका आंसर यही सही हो गया। बाकी तीन ऑप्शन भी चेक कर लो। द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज जीरो फॉर ई ग्रेटर देन वी नोट, जब ई का मान, मतलब दीवार इतनी है, जब इसके पास इतनी एनर्जी है ना, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है टकरा के आने वाले पार्टिकल है ना वो जीरो होंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आपको वहां भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन मिलेगा, है ना। तो ये इसने क्या कहा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, तो इसकी बात गलत है ना। जीरो हो भी सकता है, हमेशा जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर इज ऑलवेज जीरो फॉर ई ग्रेटर देन वी नोट, ऐसा भी नहीं है। ट्रांसमिशन तो होगा ही, जब इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा पार्टिकल बाहर निकल, मतलब क्रॉस करके जाएंगे ना, तो जीरो तो नहीं होगा, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगला क्या है, द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज जीरो for some specific value of E greater than V naught, the transmission coefficient is zero, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, for some specific cases of E greater than zero। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता, अगर इसके पास एनर्जी है, मतलब इसकी हाइट है, ठीक है, इतनी एनर्जी आ रही है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जीरो कैसे हो जाएगा, उसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकल उसको क्रॉस करके आगे जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही ओनली यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कंसीडर ए पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म, कि अपने कोई फॉर्म दी हुई है, ठीक है ना, और इसका अपने पास है पोटेंशियल दिया हुआ है कि Vx का मान 0 से a के बीच में, तो इसी के बीच में तो जीरो है, ठीक है। इससे सॉरी, मतलब ए से पहले क्या है, वी जीरो है, और बी के बाद बी जीरो, वी जीरो है, ठीक है। बीच के अंदर जो वी है ना वो कितना है, वी नॉट है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये अपने को इसमें फिगर दिया है, ओके, एज शोन इन द फिगर, इन एज शोन इन द फिगर अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज पॉसिबल फॉर ए पार्टिकल इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट विद एनर्जी ई लेस देन वी नॉट, अगर ई लेस देन वी नॉट का पार्टिकल इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो बताओ कैसा वेव फंक्शन अपने को मिलेगा, ठीक है। पहली बात, दोनों साइड के अंदर अपने पास जो वेव फंक्शन होगा वो ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगा। अब ई क्या है, वी से छोटा है, ठीक है ना, तो यहाँ जो फंक्शन मिलेगा ना वो अपने को कैसा मिलेगा, एक तरीके से डिकेइंग मिलेगा, कैसा मिलेगा, डिकेइंग मिलेगा। तो आप देखो कि ऐसा यहाँ नॉर्मल हो और सेम का सेम यहाँ हो, ठीक है, और इस वाले पार्ट में डिकेइंग आ जाए, ऐसा कहाँ है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है, मतलब इन दोनों में तो लगभग सेम सा ही है, ऑसिलेटरी है, और बीच वाले पार्ट में क्या होगा, डिकेइंग होगा, पेनिट्रेटिंग वाला सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी बात है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ फ्री पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी ई, एक फ्री पार्टिकल, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई है,
और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, और इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना। एनर्जी ई है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। इंटरेस्ट इन रीजन विच इट हैज पोटेंशियल एनर्जी वी, ये एक ऐसे रीजन में इंटर कर गया जहां पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपको, वी दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द पार्टिकल्स न्यू डे ब्रोगली वेवलेंथ, अब एनर्जी ई है, वहां पोटेंशियल कुछ था नहीं तो वो जीरो मान लिया, यहाँ वी है और यहाँ नई वेवलेंथ क्या बन गई, लैम्डा डैश बन गई। तो आपको लैम्डा डैश और लैम्डा के अंदर क्या बताना है, रिलेशन बताना है। आ जाओ, देखो लैम्डा इजिकल टू क्या होता है, लैम्डा इजिकल टू होता है एच बाय पी, ठीक है। और एच इजिकल टू पी इजिकल टू क्या होता है, रूट टू एम ई, कब, जब अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है आपको, ओके। अच्छा, तो ये अपने पास कितना हो गया, एच बाय रूट टू एम ई, ये आप देख सकते हो एच कॉन्स्टेंट है, टू हमेशा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट ई, ओके। अब सेकंड केस में आ जाओ, जो अपने को वी दिया हुआ है, इस केस में क्या होता है, लेमडा डैश इज इक्वल टू एच बाय पी, इस केस में पी जो आपका होगा वो क्या होगा, रूट टू एम ई माइनस का वी, ठीक है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, टोटल एनर्जी माइनस का पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना, ठीक है। अब यहां से देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो ये भी क्या बनेगा, वन बाय रूट ऑफ ई माइनस का बी, यहां से ये भी ऑब्जर्व कर लो। अगर इस वाले केस में भी आप यही क्वेश्चन यूज करते हो तो ऊपर वाले केस में क्या है, वी जीरो है, तो ये क्या बनेगा, वन बाय का रूट ई, ये लो वन बाय का रूट ई बन गया। आप क्या समझे कि लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया इसके, लैम्डा डैश प्रोपोर्शनल हो गया इसके। अब निकालो लैम्डा डैश चाहिए आपको, तो लैम्डा डैश बटा लैम्डा निकालो, क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश के लिए नीचे ये चीज है ई माइनस का वी है, ओके। ऊपर क्या है, रूट ई माइनस का, सॉरी ई माइनस का वी नहीं है, सिर्फ ई है लैम्डा के लिए, लैम्डा के लिए डिस्प्रोपोर्शनलिटी किससे है, सिर्फ रूट ई से, ये हो गया। अच्छा लैम्डा डैश चाहिए आपको, तो यहाँ से लैम्डा डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश आ गया लैम्डा, ऊपर आ गया रूट ई, नीचे आ गया रूट ई माइनस का वी, ई का भाग दे दो, नीचे वालों में भाग दोगे तो क्या बनेगा, लैम्डा, इधर भाग दोगे तो वन माइनस का वी बाय का ई, ये आ गया। सोल्व करोगे तो ये आ गया लैम्डा वन माइनस का वी बाय ई, और इसकी पावर माइनस का एक बटा दो, ठीक है। v बाय का e, इसकी पावर माइनस एक बटा दो, ऑप्शन नंबर ओनली एंड ओनली बी आपके पास यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनर्जी आइगन स्टेट फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ l हैव वेव फंक्शन साई जीरो नोट, सॉरी साई नोट x इजिकल टू रूट टू बाय एल साइन n पाई x बाय का l, एंड एनर्जी En इजिकल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर, where n is equal to 1 2 3 at time t is equal to 0, at time t is equal to 0 the particle is in the state described as follow, इस स्टेट के अंदर पार्टिकल है, ओके। which of the following is a possible result of measurement of energy for the state psi, तो निम्न में से कौन सी एनर्जी अपने को मिल सकती है, ये अपने को बताना है। सबसे पहले देखो आपको जो ये वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना सिंपली 1D बॉक्स वाला केस है, अपने कह सकते हैं ना, ठीक है, 1D बॉक्स का ये अपने को दिया हुआ है, ओके। इसकी अलग अलग स्टेट है, ये पहली स्टेट हो गई, ये दूसरी स्टेट होगी, ये तीसरी स्टेट होगी। सबसे पहले चेक करो ये नॉर्मलाइज्ड है क्या, कैसे चेक करोगे, सबके कोफिशिएंट की स्क्वायर कर लो, ये तो हो गया 1/14, इसका कोफिशिएंट हो गया 1, इसका कोफिशिएंट हो गया 4, इसका कोफिशिएंट हो गया 9, तो ये आ गया 14/14, ये बस एक ही आना चाहिए था, मतलब ये नॉर्मलाइज है। तो नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। अब देखो अपने को जब इसमें मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो अपने को जो एनर्जी होगी ना वो क्या मिलेगी, देखो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या मिलेगी, उसमें पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एनर्जी क्या मिलती है उसमें पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, और उस स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी। अब केस अपने को दे रखे हैं 3, 1 2 3 वाला, तो आई का मान कहां से कहां जाएगा, 1 से लेकर के 3 तक जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, पहले में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू उसमें एनर्जी, दूसरे में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी इनटू उसमें एनर्जी, तीसरा उसमें पाई जाने की एनर्जी इनटू उसकी एनर्जी, ठीक है। बनाओ तो P1 का मान देखो, P1 की प्रोबेबिलिटी, P1 मतलब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और नीचे वाला इसका स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1, नीचे वाला कितना है 14, तो रूट 14 का स्क्वायर 14, तो ये आ गया 1/14। इवन पहले के अंदर एनर्जी कितनी होती है, इवन होती है, तो इवन लिख दो आप, ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी 2 दूनी 4/14 एनर्जी E2, तीसरे के अंदर अपने पास ये हो जाएगा और 3 तिये 9, और ये आ गया 14, और ये हो जाएगा E3, ओके ठीक है। अब देखो E2 और अपने ये E3 है ना, इनके मान रखो आप, क्या आएगा 1/14, ये हो गया इवन, और ये हो गया 4/14। E2 का मान कितना आएगा, 2 दूनी 4 इवन आएगा, ठीक है ना। जहां इवन आपका क्या है, इवन अपने पास है ये रहा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2 ml स्क्वायर, ये क्या है इवन का मान है, n इजिकल टू 1 रखते हैं तो, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 9E3/14, करो जोड़ कितना आएगा, 1 4 5 81 और 5 है 86, तो 86
बट्टा 14 इवन, ये अपने पास आ गया। 9 9 81, 4 85, सॉरी ये 8 है ना, 8 8 64 आई, 4 चौक 16, 16 आई है, ठीक है ना। तो 9 9 81 और 16, 81 6 87, 10 97 1 98, कितने आ गए? 98 आ गए, 98 इवन। 14 7 98 होते तो ये आ गया 7 इवन, मतलब एवरेज एनर्जी कितनी आ गई? 7 इवन आ गई, ठीक है ना। यही ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। ऊर्जा का मापन करोगे तो एक्सपेक्टेशन ई से निकलेगा, जिसका मान कितना आ गया? 7 इवन अपने पास आ गया। जहां इवन आपके पास कितना है? इवन आपके पास है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम एल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन द रेंज, कि इस रेंज के अंदर बताओ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा होगा। ओके, आ जाओ। पहला देखो अपने को क्या दिया हुआ है, ये जो साई एक्स फाई एक्स जो भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए साइन एक्स फॉर ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपको टेन एक्स का ग्राफ याद होना, तो टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, मतलब ये इनफाइनाइट की तरफ जाता है। और दूसरा ऐसे भी देख लो, जो 1090 होता है ना, इसका मान कितना होता है? इनफाइनाइट हो गया, तो ये तो इनफाइनाइट की तरफ चला गया, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन हमेशा क्या होगा? फाइनाइट होगा। दूसरा देखो, इसने क्या बोला? क्या बोला? बी कोस एक्स। दूसरा इसने क्या बोला है? बी कोस एक्स अपने पास है। अच्छा, ठीक है, बी कोस एक्स इसने बोला हुआ है, दूसरा ये है। ओके, दूसरा तय करते हैं। और तीसरा, तीसरा आपने देखे तो दूसरा हो गया बी कोस एक्स, जहां बी क्या है? रियल है। कोस में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोस तो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? कोस तो अपने पास एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ये कोस वाला जो फंक्शन होता है ना, ये जब पार्टिकल बाउंड होता है ना, तभी एक्सेप्ट होता है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक आपका जो पार्टिकल है वो बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरा वाला भी नहीं हो सकता। तीसरा वाला देखो क्या कर रहा है, सी एक्सपोनेंशियल माइनस डी टू पावर एक्स स्क्वायर सी ग्रेटर देन 0 है। डी का मान देखो 0 से छोटा है, मतलब डी एक तरीके से माइनस डी है, तो ये हो गया प्लस। अगर डी को प्लस मानू तो ये हो गया प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स का मान जब आप क्या रखते हो? 0 रखते हो। एक्स का मान 0 रखोगे तो ये हो गया डी बाई 0, मतलब डी बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। ई के ऊपर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। वेव फंक्शन कभी भी इन्फिनिट नहीं हो सकता, तो ये वाला भी वेव फंक्शन आपके पास नहीं हो सकता। डी नंबर देखो, डी में क्या है? ये रहा माइनस का एक्स स्क्वायर, और एफ का मान भी 0 से बड़ा ही है, मतलब ये फॉर्म यही रहेगी। अब देखो एक्स का मान यहाँ चाहे आप माइनस इन्फिनिट रखो चाहे प्लस इन्फिनिट रखो, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा प्लस इन्फिनिट, तो मतलब ये कितना आया? ई टू पावर माइनस इन्फिनिट, जो क्या करेगा? हमेशा इसको 0 करेगा। मतलब चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, ये जो वेव फंक्शन है हमेशा ही 0 की तरफ चला जाएगा, मतलब फाइनाइट रहेगा। तो ये आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या है? एक्सेप्टेबल है। चाहे एक्स का मान 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, बस इनफाइनाइट नहीं जाएगा ये। मतलब आपका वेव फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर इनफाइनाइट की तरफ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाता, फाइनाइट रहता है, तो वो जो आपका वेव फंक्शन है वो क्या है? एक्सेप्टेबल रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, निम्न में से कौन सा आपके पास एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, आपको ये बताना है, ठीक है। आ जाओ, देखो e टू पावर एक्स, ठीक है, e टू पावर एक्स में कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत ही दिक्कत है। इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्स का मान एक्स की पावर एन, एक्स का मान इन्फिनिटी रखोगे ये फिर से इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। साइन एक्स, साइन एक्स हाँ ये ठीक ठाक अपना जो एक्सेप्टेबल आप कह सकते हो है क्या, देखते हैं, ये हो जाना चाहिए। ये देखो साई इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, तो ये भी तो इधर इन्फिनिट जा रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। ये होगा कब होगा? ओनली जब ये कहाँ हो? फाइनाइट के अंदर हो, ठीक है ना। साई इज इक्वल टू साइन एक्स कब होगा? जब ये फाइनाइट के अंदर हो, मतलब माइनस एल टू लेकर के प्लस एल टू हो तक हो, ऐसा कुछ केस होगा ना, उस केस के अंदर आपका जो वेव फंक्शन होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। बाकियों के अंदर आपका जो पार्टिकल है जो चीज है आपकी, वो साइन एक्स कोसेक्स एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज इन द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, एक स्क्वायर वेल में है, ठीक है। इसका जो इनिशियल वेव फंक्शन इस तरीके से है, ओके होगा, मान लिया द कांस्टेंट ए विल बी, तो आपको ए निकालना है। देखो ए कैसे निकलेगा? नॉर्मलाइजेशन निकलेगा, है ना, तो निकालो क्या होगा? साई स्टार साई, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये करो आप, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये बनेगा अपने पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू 1, ठीक है। लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की? 0 से लेकर के ए, ओके करो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आएगा ए माइनस के एक्स का स्क्वायर, ये आ गया dx, इसका समाकलन कर दो एक, करो इसको सोल्व। क्या आएगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax का समाकलन इजिकल टू आ गया एक। करो इसका समाकलन, एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2a एक्स की क्यूब माइनस 2a एक्स की क्यूब, तो इधर आ जाएगा dx। ठीक है, इसका समाकलन 0 से a, ये क्या आ जाएगा 1। ओके, करो समाकलन इसका, आगे ए स्क्वायर ध्यान रखना। ओके ठीक है, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, ये करोगे आप ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा एक्स बटा एक्स क्यूब बटा 3, ये हो जाएगा एक्स की 5 बटा 5 माइनस का 2a एक्स की 4 बटा 4। इसकी जो लिमिट है वो अपने क्या लग जाएगी, 0 से लेकर के a लग जाएगी, ये बराबर में रहेगा a, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x का मान पहले a रखोगे फिर 0 रखोगे, 0 रखोगे सब में 0 हो जाएगा, तो 0 रखने का फायदा नहीं है, तो a रखो तो ये होगा a की 5 बटा 3 प्लस a की 5 बटा 5 माइनस 2a की 5 बटा 4, 2 दूने 4 तो नीचे बच जाएगा 2। अब देखो एलसीएम लो, कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3 5 15 और 15 दूने 30, यही तो है ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 करोगे 10 आएगा यहाँ से, 5 करोगे 6 आएगा और 2 करोगे तो 15 आएगा। 15 एक 10 और 6 16 में से 15 गए 1, तो ये बचा 1 बटा 30, ये a की पावर 5 बटा 30 गुणा ए स्क्वायर इजिकल टू 1, तो यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया 30 बटा a की पावर 5 का रूट। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आया, जो कि अपने पास क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी रहा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफ द वेव फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इफ द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ट्रैप्ड इन ए स्पेस बिटवीन x is equal to 0 and x is equal to l is given by psi x is equal to a sin 2 pi x by का l, where a is a constant for which value of x will be the probability of finding the particle will the maximum, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी पार्टिकल के पाए जाने की। ठीक है, देखो ये बात, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अपने को वेव फंक्शन दे दिया, ठीक है, 0 से l के बीच में, तो इसको नॉर्मलाइज करना अपने को आता है, करोगे उससे ये आएगा अपने पास √2/l साइन 2 पाई x बाई l, ये अपना वेव फंक्शन आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कहां पर इस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो मैक्सिमम होगी। अब इसके दो तरीके हैं, देखो क्या तरीका है। पहला तो ग्राफ का तरीका है, ग्राफ का तरीका क्या है, देखो कि अपने पास आपको पता है ये है n इजिकल टू 2 वाली स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ये होता है ऐसे, ओके, ये इसकी अपोजिट बाउंड्री है। ठीक है, दूसरा अपने पास जो आएगी वो अपने पास आएगा ये ऐसे। ठीक है, तो एक तो ये पाया जा सकता है, ये तो हो गया मतलब 0 से l है ना, 0 से l है। ओके, तो आई थिंक ये l/4 पे, ठीक है, और 3l/4 पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी इसकी। ठीक है ना, इसका जब बनाओगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जब बनाओगे ना, तो ये इस पर आ जाएगा ना ग्राफ, तो l/4 पे और 3l/4 पे इसी पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो आंसर आना चाहिए इसका डी। एक दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, अपने लिए क्या करना है, अपने को जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है साई, रो जो आती है साई साई स्टार निकालो, कितना आएगा 2/l साइन का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा ब्रैकेट में 2 पाई x बाय l। ठीक है, इतना आ गया अपने पास। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2/l, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है कोस, तो कोस इधर आएगा तो ये होगा 1 माइनस का कोस 2x, है ना, 1 माइनस का कोस 2x करोगे तो 2 से इसको गुणा करोगे, ये आ गया 2x 1 माइनस कोस 2x बाय 2। ठीक है, ये चीज अपने पास हो गई, तो इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 1/l 1 माइनस का कोस 4 पाई x बाय l, ये आ गया रो। अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, डेरिवेटिव जो इसका होता है वो 0 हो जाता है। करो इसका डेरिवेटिव, करो 0 के इक्वल, तो ये तो आ गया 1/l का 1/l, 1 का करोगे तो 0 आ गया, कोस का करोगे अवकलन तो आ गया माइनस का साइन, क्या आया माइनस का साइन, है ना, 4 पाई x बाय l, 4 पाई बाय l आ जाएगा आगे, 4 पाई बाय l, इसको करना है 0। अभी बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, कोई 0 हो नहीं सकता, तो 0 किसको होना पड़ेगा, साइन 4 पाई x बाय l को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये 0 कब होता है, ये होता है प्लस माइनस n पाई पे, कितने पे,
एन पाई पे ही जीरो होता है और किसी पे जीरो होता है नहीं, साइन एन पाई ही जीरो होता है ना। तो क्या आया 4 पाई x/l इजिकल टू क्या आ गया, एन पाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई गया, x इजिकल टू कितना आ गया, NL बाय का 4। अच्छा, अब x के मान रखो आप, सॉरी n के मान रखो। n का मान क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है जीरो, n का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, n का मान जीरो होगा तो x का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो सकता है क्योंकि ये क्वांटम नंबर नहीं है एक तरीके से, n पाई वाला है। ठीक है ना, n का मान जीरो रखोगे तो x का मान जीरो हो गया, n का मान 1 रखोगे तो l/4 हो गया, 2 रखोगे तो l/2 हो गया, तीसरा रखोगे तो 3l/4 हो गया। ये चार मान हो गए। ठीक है ना, अब देखो, अब इसमें मैक्सिमम किस पे है, मिनिमम किस पे है, ये कैसे पता चलेगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव करो। ठीक है ना, और डेरिवेटिव करो अब इसका, और डेरिवेटिव करोगे तो ये तो सारे कांस्टेंट है। ठीक है ना, इनको बाहर रखो, और करोगे तो साइन का क्या होता है, कोस। तो ये हो गया कोस 4 पाई x/l, और ये आ गया 4 पाई/l। ओके, अब देखो सारे मान रखे, देखो जीरो रखोगे और l/0 और l/2 रखो, जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा कोस जीरो, मतलब ये आया पॉजिटिव। l/2 रखोगे, l/2 तो भी ये 2 पाई आएगा, मतलब तो भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब ये पॉजिटिव आता है ना, तब जो रो का मान होता है ना, ये होता है मिनिमा, मतलब पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम होगी। मतलब इन दो स्थितियों में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। इस तरीके से आप l/4 पे और 3l/4 पे चेक करो, l/4 पे और 3l/4 पे चेक करोगे ना, तो अपने पास इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा नेगेटिव। ठीक है ना, कोस एक बार बनेगा पाई, एक बार बनेगा 3 पाई, दोनों में नेगेटिव आएगा। इस केस के अंदर रो क्या होगा, अपने पास ग्रेटर देन, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम की यही कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, देखो कि कैसे चेक करते हैं, कि जो रो आपके पास है ना, आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल रखा, आपको दो मान मिल गए सपोज दैट एक्स के, एक मिल गया x1, एक मिल गया x2। अब आपने क्या किया, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जो क्वांटिटी आपको मिली, ठीक है ना, उसके लिए उसको आप चेक करोगे किस पे, x1 x2 पे। अगर ये x1 पे आ गई लेस देन जीरो, ठीक है ना, तो इस कंडीशन के लिए ये जो अपना रो है वो क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है ना, मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा। अगर ये आ गई x2 पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन जीरो, तो इस पे रो अपना क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये चीजें चेक करनी है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और ग्राफ वाला तरीका मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे आपको जीरो से एल करना है ना, जीरो से एल जाओगे तो एक तो l/4 हो गया और एक 3l/4 हो गया, इसके ऊपर आपका मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन द पोटेंशियल बैरियर ऑफ इनफाइनाइट विड्थ एंड हाइट दिस, कि एक पोटेंशियल बैरियर है जिसकी विड्थ तो इनफाइनाइट है और हाइट कितनी है, 0.03 है। ये लो, हाइट कितनी कर दूं, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कब से, x इजिकल टू जीरो से। ओके, कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफ द एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन द बीम इज दिस। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, मतलब आपको आर निकालना है। ठीक है, तो आप कहाँ चलो, आप इस केस में चलो जब ई ग्रेटर देन क्या है, वी नॉट है। उस केस के अंदर जो आर का फॉर्मूला है वो निकाल लो, किसके लिए, पोटेंशियल बैरियर वाले केस से। पोटेंशियल बैरियर से आप ये वाला फॉर्मूला उठा के लाओ। ठीक है, चाहो तो आप जो क्वांटम मैकेनिक्स के नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं आपके साथ, एक बार वहां जाके भी देख के आ सकते हो। और चाहो तो आप डायरेक्टली जो आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं वो डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, मैं इसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है ना। तो आर इजिकल टू क्या आएगा, ये आएगा अपने पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वन माइनस का, वन माइनस वी नोट बाय का ई। ओके, और वन प्लस रूट ऑफ वन माइनस का वी नोट बाय का ई, इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर। अब पुट कर दो आप वैल्यू, आप पुट कर दोगे वैल्यू, आपका मान आ जाएगा। रखो भाई मान, सीधा ही निकाल लो, वी नोट बाई ई तो चाहिए अपने को, तो वी नोट बाई ई निकालोगे कितना आएगा, 3/5। ठीक है, मान रखो तो आर कितना आ गया, आर अपने पास आ गया वन माइनस, वन माइनस। ठीक है ना, तो ये आया रूट ऑफ वन माइनस का 3/5, इधर क्या आ जाएगा, वन माइनस का 3/5। बस फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस है, इसकी होगी स्क्वायर, करो तो ये आएगा अपने पास वन माइनस, एक माइनस 3/5 मतलब 2/5, तो ये आया इतना। ठीक है, यहाँ ये कितना आया, वन प्लस का रूट 2/5। ओके, ये होगी इसकी स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो ये आएगा रूट 5 माइनस का रूट 2, नीचे वाले से कट जाएगा, ये आएगा रूट 5 प्लस का रूट 2। ओके, इसकी हो गई स्क्वायर। सोल्व करें, इसको सोल्व करें
तो क्या करेंगे, नीचे वाले के उल्टे से गुणा करेंगे, आई थिंक, है ना, नीचे वाले के उल्टे से गुणा करेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा √5 प्लस √2, इधर हो जाएगा √5 माइनस का √2, और इधर भी √5 माइनस का √2, और इधर अपने पास आई √5 माइनस का √2। ठीक है, बाकी इसको मान रख के सोल्व कर दोगे ना, तो भी आपका काम जो है ना वो हो जाएगा। इससे गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा क्या, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, माइनस का 2 √10 डिवाइड बाय ये 5, ये माइनस का 2, इसकी स्क्वायर। तो ये बन गया 5 2 7 माइनस का 2 √10 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3, और इसका स्क्वायर। हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो मैं आपको निकाल देता हूं, वो आएगा 0.005। कितना आएगा, 0.005 आ गया। इसके जो ऑप्शन है ना वो गलत है, जो आपको पीडीएफ देंगे ना असाइनमेंट की इसकी, उसमें सही कर देंगे। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आएगा, 0.005 जो है ना वो आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 0.005 पॉसिबल है क्या, देखूं क्या, √10 करोगे लगभग 3 आ जाएगा, है ना, 3 के लगभग आ गया, 3 दूने 6, या मतलब मान लो 3.14 आ गया। ओके, तो 3.2 मान लो या 3.3 मान लो, जो भी है कर ही देता हूँ। चलो मैं करता हूँ इसको, क्या आता है देखो, √10, ये मेरे पास आया 3.14, गुणा कर दिया मैंने 2, और ये मैंने घटा दिया 7 से। ओके, ये आ गया 0.675, 0.675 भाग 3 जो आया, इसकी मैंने कर दी स्क्वायर, तो ये आया 0.05। कितना आएगा, 0.05 आ जाएगा। यही मेरे पास जो आर का मान है वो मेरे पास निकल के आएगा। एक बार मैं फॉर्मूला और चेक कर लेता हूं कि मेरे पास जो आर का फॉर्मूला है ना वो यही आ रहा है क्या। ठीक है, अपने नोट्स हैं इंस्टीट्यूट के, उसके अंदर ये फॉर्मूला है आई थिंक, ये मैंने पढ़ाई है थी आपको बैच के अंदर, जब अगर आप जो बैच आपने ज्वाइन कर रखा है उसमें देख सकते हो, यही अपने पास क्वांटम पढ़ाई हुई है। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आ जाओ अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। 0.05 आ जाएगा, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ नहीं। ओके, 0.005 नहीं, 0.005। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना m है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन दिस। पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, वेयर k इज द वेव वेक्टर एंड a एंड b आर द कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट है, और आपका जो क्या बोलते हैं वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है। आपको इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है। ठीक है भाई, निकाल देंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है h कट डिवाइड बाय 2mi साई स्टार डेल साई माइनस का साई डेल साई स्टार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साई आपके पास ये है, तो आपके पास साई स्टार होगा, वो क्या आएगा, वो आएगा a e टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स प्लस b e टू पावर आयोटा के एक्स, क्योंकि आयोटा का माइनस आयोटा हो जाता है जब उसका स्टार करते हैं। तो अब निकाल लो इसके अंदर। ठीक है, पहले वाले का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, वो भी आप देख लो, जिसको आप डेल साई कह रहे हो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कितना आएगा, ये आयोटा के बाहर आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर माइनस का आयोटा के बाहर आएगा। ओके, अच्छा, और ये डेरिवेटिव का करोगे तो यहां से आएगा माइनस का आयोटा के बाहर, ये आ गया a e टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स, और ये आ जाएगा प्लस का आयोटा के b e टू पावर आयोटा के एक्स। ओके, ठीक है, ये आ गए, ये मान पुट करो और आंसर निकाल लो। s क्या आ जाएगा अपने पास, देखो h कट बाय 2mi। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साई स्टार को डेल साई से गुणा कर रहा हूँ, ये साई स्टार है, इसको डेल साई इससे गुणा कर रहा हूँ। देखो क्या बनता जाएगा मेरे पास, दो टर्म ये, दो टर्म ये, चार टर्म यहां से बन जाएगी। ठीक है ना, चार टर्म बनेगी, बनाऊं मैं चार टर्म। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसका इससे करूंगा तो ये 1 बन जाएगा ना, e की पावर आयोटा के एक्स प्लस आयोटा के एक्स, माइनस और प्लस मिलके बनाएंगे 0, तो वो बनेगा 1। तो ये मेरे पास आएगा आयोटा के ए का स्क्वायर, इसका इससे कर रहा हूं मैं ना, ये मेरे पास पहली टर्म आ गई। अब इसका इससे करूंगा तो ये आएगा माइनस का आयोटा के, और इधर बी भी तो था, बी कहाँ खा गए आप, बी माइनस का आयोटा के ए बी। ओके, इसका इससे कर दिया, ये भी प्लस माइनस वाली टर्म है, इसके साथ तो माइनस था ना। ठीक है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस का 2 आयोटा के एक्स। ठीक है, मतलब इसका मैंने दोनों टर्म से कर दिया, अब इसकी बारी है, इसका करूंगा तो ये आएगा, पर करना मेरे को क्या है, नहीं एक बार ही करना है ना, तो गुणा कर रहा हूं मैं इसका। ये थोड़ा सा भाई आप अपने स्तर पे कर लेना, गुणा भाग जो भी है, ये हो जाएगा अपने पास है आयोटा के ए बी, ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म। ठीक है, प्लस की, दोनों प्लस की है,
ओके, तो ये हो जाएगा ई टू पावर 2 आयोटा के एक्स। ठीक है, इस किससे करूंगा तो ये आएगा माइनस का आयोटा के बी की स्क्वायर, ये प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा जीरो। ओके, ये चार टर्म आ गई। अब बीच में क्या है, माइनस का निशान है। ठीक है, अब साई डेल साई स्टार, पहले साई ये रहा, अब डेल साई स्टार ये रहा। अब इसका इससे गुणा करना है, पहले टर्म का पहले टर्म से करोगे तो ये आएगी माइनस का आयोटा के ए स्क्वायर, ये ई की पावर आयोटा के एक्स और ई टू पावर माइनस का आयोटा के एक्स, गुणा करोगे तो एक बन जाएगा, है ना। ठीक है, पहली टर्म का मैंने पहली से कर दिया, पहली का दूसरी से, तो ये आएगा आयोटा के ए बी, ये हो जाएगी प्लस दोनों। ठीक है, अब इस दूसरी टर्म का इस पहली टर्म से ये आएगा माइनस का आयोटा के ए बी ई टू पावर माइनस का 2 आयोटा के एक्स। ठीक है, अब इसी का इससे करोगे तो ये आएगा प्लस का आयोटा के बी स्क्वायर, एक प्लस वाली एक माइनस वाली है तो ये कट जाएगी। ठीक है, अब ये घटाने का निशान है। अब देखो कौन से आपस में कट रही है उनको काट दो। ओके, बीच में माइनस का निशान है ना, ये इसे करो, माइनस का करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। कौन सी कट रही है उनको काट दो। देखो बात ये जुड़ेगी, और आई थिंक ये दोनों कट रही है क्या, ये कट रही है, काट दो। और ये भी कट रही है, इनको भी काट दो। ओके, ये दोनों माइनस की जुड़ जाएगी, तो क्या बचा अपने पास, बचा एच बाय 2mi, इधर बच जाएगा आयोटा के ए स्क्वायर, आगे आएगा 2 माइनस का 2 आयोटा के बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा से आयोटा गया, नीचे वाला आयोटा, और 2 से 2 गया, तो ये बचा एच कट के बी बार बाय का एम, अंदर बच गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये कहाँ है आपका आंसर, जहां भी है ना उसको टिक मार दो, ये लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपने पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फॉर ए 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट, एक 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो अपनी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है जी, है मतलब n इजिकल टू क्या है, जीरो। ओके, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स फोर, देखो जो इसका वेव फंक्शन आता है ना वो कैसा आता है, रियल आता है। कैसा आता है इसका वेव फंक्शन, रियल आता है। और इसके लिए जो भी एक्स की पावर एन का मान है ना, एक्सपेक्टेशन जीरो होती है कब, जब एन क्या हो, ओड हो, मतलब एन का मान जब भी ओड है ना, तो एक्स की पावर एन की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, जीरो होगी। मतलब एक्स की क्यूब की, एक्स की फाइव की सब की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्स क्यूब की जीरो होगी, मतलब पहले तो जीरो आएगी, ये जीरो होगी, ये जीरो होगी, है ना। मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब अपने पास बच गए दो ऑप्शन, आ जाओ देखते हैं। और एक बात और भी बता दूं, एक्स की फोर की, एक्स की स्क्वायर की, एक्स की सिक्स की, इनकी कभी भी जीरो नहीं होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर तो ये होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि एक्स की पावर फोर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी। एक्स की पावर फोर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी अपने पास एच कट बाय 2m ओमेगा। ओके, इसकी पावर 4। ठीक है, और इधर अपने पास आ जाएगी आई थिंक, जितना मुझे याद है ना, 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस का 3, ये कुछ फॉर्मूला होता है जो मैं देख लेता हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। हाँ, यही फॉर्मूला होगा, 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3। आपको याद हो, मैंने नोट्स में आपको लिखवा रखा है। ठीक है ना, वहां से आप ये यूज कर लेना, प्रत्येक चीज आप निकाल निकाल के नहीं देख सकते, आरपीएससी आपको पेपर में इतना टाइम में नहीं देगी। ओके, इसको सोल्व करो, ग्राउंड स्टेट का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये जीरो, ये जीरो, और ये बच गया 3, तो ये आया 3, इसकी पावर 4 करो तो ये बचेगा एच कट बाय 2m ओमेगा, इसकी पावर आ गई 2 क्योंकि रूट था। ओके, अब 2 को बाहर निकाल लो तो ये हो गया 3/4, एच कट बाय m ओमेगा की अपने पास क्या आ गई, ये स्क्वायर आ गई। ठीक है, ये अपने पास आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना, यही मैंने आपको पहले बताया था। दोबारा देखो, एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसके अंदर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब n इजिकल टू 1 है, n इजिकल टू 0 पहली स्टेट या ग्राउंड स्टेट, n इजिकल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड या सेकंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अपने पास ये आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है इसकी, पी जीरो और पी एक्स स्क्वायर नहीं, ये क्या है, पी की पावर जीरो और पी एक्स की पावर 2, इनकी आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये है ना गलत दिया हुआ है, कैसे गलत दिया हुआ है समझो बात को। ये है ना पी जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, पी की पावर जीरो भी कुछ नहीं होता, ये तो 1 हो गया, तो ये यहाँ पे गलती है। ये क्या, इसकी किसी की एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, एक तो पी की एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है और एक पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ये जो अपने जो अपना पीडीएफ देंगे आपको असाइनमेंट सोल्व, मतलब ये एज ए पीडीएफ के रूप में भी देंगे, जिसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है ना, देख देख के सोल्व कर सकते हो, इसका प्रिंट का शायद मैं ऑप्शन अलाउड नहीं करूंगा आपको, देखते हैं। इनके एक्सपेक्टेशन निकालने, अब मैंने क्या बताया, जिसकी पावर ओड है उसका एक्सपेक्टेशन हमेशा जीरो, तो ये लो जीरो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं, पहला तो। दूसरा जो है ना, ये देखो ये क्या आएगा अपने पास, ये अपने पास क्या आता है, पी एक्स के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन ये आता है रूट ऑफ m ओमेगा एच कट बाय 2 का स्क्वायर। ओके,
एंड स्क्वायर है ना, तो सिंपली आ जाएगा 2n+1। आई थिंक यही होता है 2n+1। लेट मी चेक, जितना मुझे याद है, हाँ 2n+1। ओके 2n+1। अच्छा, एक्स स्क्वायर होता तो भी 2n+1 आता। 4 होगी तो आएगा 6n² प्लस 6n प्लस का 3, और 6 हो जाएगी तब आई थिंक ये 2n+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है। ओके, जो आपको फॉर्मूले लिखा रखे हैं लाइन वाइज नोट्स के अंदर, वो आप देख लेना वहां से। ओके, इसमें देखो n इजिकल टू क्या है, 1 है ना, 1 पुट करो तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 आ जाएगा। बाहर निकालोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बना, 3/4 नहीं, 3/√2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये आएगा 3/2। ये अपने पास कितना आ गया, m ओमेगा h कट बाय का, ठीक है। ये अपने पास आ गया इतना, 3/2 m h कट ओमेगा, ये आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर ए क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो कहाँ है, इट्स सॉलिड स्टेट नहीं है, ग्राउंड स्टेट होगा, आधार अवस्था में है ना, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन क्लासिकल एंड क्वांटम रीजन। एक होता है क्लासिकल रीजन, एक होता है क्वांटम रीजन। देखो क्लासिकल क्वांटम रीजन क्या होता है, वो मैंने क्वांटम में आपको बता रखे होंगे, कि जहां इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है ना, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं। और उसके जो अंदर वाला रीजन है ना, वो कहलाता है क्लासिकल रीजन, और इसके बाहर वाला जो रीजन है ना, वो क्या कहलाता है, क्वांटम रीजन कहलाता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, पार्टिकल हमेशा क्लासिकल रीजन में रहेगा, क्वांटम रीजन में नहीं रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम, पार्टिकल क्वांटम रीजन में भी जा सकता है। क्लासिकल रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वो होती है 0.84। कितनी, 0.84। और क्वांटम रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है, जो होती है 0.16। ओके, तो इसने क्या पूछा, क्लासिकल में और क्वांटम में, तो क्लासिकल में 0.84 और क्वांटम में 0.16। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए पार्टिकल इज इन सिमेट्रिक वेल एंड एसिमेट्रिक वेल, पार्टिकल कहाँ है, सिमेट्रिक वेल में है और एसिमेट्रिक वेल में है, देन इट्स वेव फंक्शन फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब होगी, जब अपने पास n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, है या नहीं। जब वेल के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, या फिर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, तो ये अपने पास क्या है, सेकंड एक्साइटेड है। ओके, ये अपने पास क्या हो गई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है। n इक्वल टू 3 वाली, ओके। अब अपने को बताना है इनके लिए वेव फंक्शन क्या आएंगे, ये रहे। पहला बताना है आपको एसिमेट्री के लिए, दूसरा बताना है सिमेट्री के लिए। देखो एसिमेट्री के लिए हमेशा ही साइन आएगा, चाहे कुछ ही हो जाए। तो पहले वाले में तो साइन रहेगा, तो पहले वाले में साइन इसमें है, पहले वाले में साइन इसमें है, पहले वाले में साइन इसमें है। अच्छा, n इक्वल टू 3 है तो 3 आना चाहिए, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें तो कोस आ गया तो ये नहीं हो सकता, तो मतलब या तो ये है या ये। ओके, अब देखो सिमेट्री, सिमेट्री वाले में क्या होता है, जब n का मान इवन होगा ना, तब तो क्या आएगा, साइन आएगा। और जब n का मान क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा ना, तब अपने पास क्या आएगा, कोस आएगा। ओके, ये क्या है, n का मान ओड है, ओड है तो ओड साइन आएगा, सॉरी ओड है ना, तो कौन आएगा, कोस आएगा। ये लो कोस आ गया, ये लो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, अपने पास है सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय दिस। वेव फंक्शन हमने को इस तरीके से दिया गया है, देन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अरे फ्री पार्टिकल की एनर्जी पूछी है, फ्री पार्टिकल की एनर्जी हमेशा p²/2m से दी जाती है। तो और p का मान क्या होता है, h कट k, तो ये हो जाएगा h कट स्क्वायर k² बाय का 2m। इस तरीके से हो जाएगा। ये अपने पास आंसर कहाँ है, ये रहा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बात आपको यहाँ पे और सिखाता हूँ, आ जाओ। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m डेल 2 साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। फ्री पार्टिकल है तो पोटेंशियल कितना हुआ, जीरो, ये जीरो कर दो, माइनस का h कट स्क्वायर बाय का 2m। ये देखो डबल डेरिवेटिव है एक्स के सापेक्ष, इसका डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, e की पावर x करोगे तो e की पावर x ही आएगा। आयोटा के बाहर दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो फिर से आयोटा के बाहर, तो यहाँ आ गया आयोटा के का स्क्वायर, और आपका साई है वैसे के वैसे बच गया, इजिकल टू आ गया ई साई, ठीक है। यहां से साई हटाओगे तो ई आपका बच जाएगा। करो आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या बन गया प्लस, तो ये बने h कट स्क्वायर k² बाय का 2m साई इजिकल टू आ गया ई साई। यहां से देखो ई का मान क्या आ गया अपने पास, h कट स्क्वायर k² बाय का 2m, जो मैंने आपको पहले ही डायरेक्ट बता दिया था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर φ0, φ1 एंड φ2 आर रिस्पेक्टिवली ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तीन अपने को स्टेट दी हुई है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने थोड़ा सा है ना, मतलब
पढ़ने में आपको थोड़ा लग सकता है, क्या दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट दी हुई है, फर्स्ट एक्साइटेड दी हुई है और सेकंड एक्साइटेड दी हुई है, ठीक है ना। सिंपली n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू, तो ये आपको ग्राउंड ये स्टेट्स दी हुई है किसकी, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ओके, these states are normalized and orthogonal to one another। ये जो फाई नोट है अपने आप में नॉर्मलाइज्ड है, फाई वन अपने आप में नॉर्मलाइज्ड, और फाई टू अपने आप में क्या है, नॉर्मलाइज्ड। ओके, ठीक है। दी स्टेट नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और एक दूसरे से क्या है, ऑर्थोगोनल भी है। ओके, ए क्या है, एक कांस्टेंट है, जहां आपको साई वन एक फंक्शन के रूप में दे दिया और साई टू एक फंक्शन के रूप में दे दिया, ठीक है ना, वेव फंक्शन के रूप में। जहां ए अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ ए एट विच, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कि साई वन साई टू का क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए। मेरी बात आप क्या समझे, कि ए की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, कि साई वन जो है ना वो साई टू के क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए। ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल की शर्त क्या है, फाई वन फाई टू का जब अपने पास निकालोगे तुम साई साई स्टार की तरह, ठीक है ना, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन चेक करोगे तो क्या जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। करो तो फाई वन फाई जीरो है ना, इसमें देखो ये अपने लिख दो, साई वन लिखो, क्या आएगा, फाई नोट माइनस 2 फाई वन प्लस 3 फाई टू। ओके, ओके जी। और ये लिखो अब, साई टू का क्या है, फाई नोट माइनस का फाई वन प्लस का ए फाई टू, ये आ जाएगा अपने पास 0। करो, अब देखो फाई नोट के साथ जा सकता है वन बनाने के लिए, बाकी किसी के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ऑर्थोगोनल है एक दूसरे से। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा फाई नोट, इधर फाई नोट, ठीक है। अब ये 2 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो ये बनेगा प्लस का 2, ये बनेगा फाई वन, फिर इधर फाई वन, इधर ये 3a, इधर ये फाई टू और इधर ये फाई टू, कुल मिला के इसको कर दो 0, ठीक है। ये होता है 1, ये होता है 1, तो 2 आ गया, और ये भी होता है 1, ठीक है। तो इजिकल टू आ गया 0, जोड़ोगे तो 3 इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का 3, या a इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का 1। यही अपने को करना था, a का मान क्या निकाला, माइनस a निकाला। अब आप कहोगे सर साई वन साई टू को नॉर्मलाइज तो किया ही नहीं, कैसे करोगे भाई नॉर्मलाइज, जब आपको a का पता ही नहीं और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है ना। आपको इसको नॉर्मलाइज करने की आपका काम है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। सिंपल सी बात आपको बताता हूं, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स, खुद का खुद वाले के साथ ये रिलेशन होता है, खुद का किसी भी दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं है उसको, वो कितना होगा, 0 हो सकता है। अब चेक कर लो आप, एक्स का एक्स के साथ 0, गलत बात, एक्स का एक्स के साथ एच कट, ठीक है, एच कट लिख दे, एच कट बाय 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है ना। वहां लगभग क्या चलते हैं, अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, चल जाएगा काम, ये ठीक है। ये 0 करना था तो ये भी गलत बात हो गई, इसने ये एच कट किया है, ठीक है, ये एच कट किया है, नहीं ये गलत बात हो गई, 0 करना था, ये एच कट कर दिया, ये 0 कर दिया, ये सही बात है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि ये क्या होता है एक्चुअल के अंदर, ये क्या होता है, ये एक्चुअल के अंदर है ना, ये होता है, समझना मेरी बात को, एक्स पी एक्स, एक्चुअल के अंदर ये चीज होती है, समझो आप बात को, कि ए और दो है, उन ए और बी दो अपने पास फिजिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, डायनेमिकल वेरिएबल है, उनके अंदर आपको कौन सा रिलेशन निकालना है, तो वो ये आता है, ये आ जाएगा अपने पास है ए बी। अब यहाँ पे आई और होता है, आई थिंक ये आई नहीं होता, वो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से आई नहीं होता, इतना ही होता है, ठीक है, ये रिलेशन होता है, तो इससे भी अपने ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अकॉर्डिंग टू जेकोबी आइडेंटिटी। जेकोबी आइडेंटिटी के लिए कौन सा सही है, जेकोबी आइडेंटिटी के लिए कौन सा सही होता है, जेकोबी आइडेंटिटी कहती है ए का बी और सी के साथ, ठीक है, और बी का उसके बाद सी और ए के साथ, ओके, और फिर सी का ए और बी के साथ जो कम्यूटेशन आएगा ना, ये 0 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन देखो कहीं पे है क्या, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी चाहिए था, इन्होंने तो सी बी ए कर दिया, तो 0 नहीं होगा, गलत हो गया। ए सी बी, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी प्लस का बी ए सी, ये भी उल्टा तल पड़े, ये भी उल्टा तल पड़े, मतलब ये सारे उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, मतलब आपको ये वाला तरीका नहीं दिया हुआ है, ये सही, ठीक है ना, पर ऑप्शन में नहीं है। तो देखो अब आपको क्या चलना है, साइक्लिक तरीके से चलना है, मतलब एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फिर पहला, इस तरीके से चलो। कहाँ है देखो, पहला तो मैंने काट दिया, ए के बाद सी लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, सी के बाद बी लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बी है,
बी है ना, तो यहाँ पे ए आना चाहिए आगे, बी के आगे ए है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। इधर देखो, ए के बाद क्या लेके आए सी, सी के बाद क्या लेके आए बी, अब आगे क्या ले बी ला रहे हैं ना, तो बी के बाद क्या आना चाहिए ए, उसके बाद सी, बी आगे उसके बाद ए उसके बाद सी। अब अच्छा, अब सी आगे ला रहे हैं तो सी आगे लाओगे तो बी हो जाएगा, सी आगे लाओगे तो बी हो जाएगा, मतलब ये सही है। तो जैकोबी आइडेंटिटी कौन सी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ऑपरेटर के टाइप लिखाए हैं आपको, वहां लिखाया हो आपको कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो होता है ना वो क्या होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो होता है ना, उसकी क्या पहचान होती है कि उसका जो डैगर होता है ना वो तो खुद के इक्वल होता है, और उसका जो स्क्वायर होता है ना वो आई थिंक ये आता है, इतना मुझे याद है। ये पहला शायद माइनस आएगा, ठीक है ना, पहले में शायद माइनस आ जाएगा डैगर करोगे तो, और दूसरे में अपने पास ये आएगा। ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टीज है वहां आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये लिखाई होगी, देखें क्या, आ जाओ नोट देख लो अपने, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सारी की सारी क्वेश्चन हमने जो ये प्रैक्टिस बैच बनाए ना, कभी भी ये देख के थोड़ी बनाए हैं कि मतलब हमारे नोट से ही होना चाहिए, नोट से थोड़ी बनाए, नोट तो भूल गए हम, नोट्स में क्या करवाया क्या नहीं करवाया, सारे क्वेश्चन अपने इससे कंप्लीट हो रहे हैं। वो कहाँ है अपना ऑपरेटर वाला, पैरिटी ऑपरेटर आ गया ना, यही थोड़ी था, यही था, प्रोजेक्शन चाहिए ना अपने को, पैरिटी प्रोजेक्शन एक ही होता है क्या, एक तो नहीं होता होगा, देखने आ जाओ प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहाँ है, अनसर्टेनिटी आ गया, डिराक आ गया, कॉम्पेटिबल ओरिजिबल आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर में होना चाहिए। जितनी मेरी याददाश्त है ना, वैसे तो वो कम ही है, पर मुझे याद है कि मैंने करवाया होगा। परमिशन आ गया, नल ऑपरेटर आ गया, लीनियर ऑपरेटर आ गए, यहाँ पे ऑपरेटर आया ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्शन ऑपरेटर मिलेगा, और मिलेगा कहाँ वो तो मुझे खुद को याद नहीं है, वो थोड़ा सा देखते हैं। परमिशन आ गया, है ना, यूनिटरी आ गया, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला आ गया, एन फ्लेट थ्योरम आ गई, प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं आया अब तक, डीजेनेसी आ गई, ऑर्थोगोनल कंडीशन आ गई, ये आरपीसी क्वेश्चन करवा रखे हैं, देख लो कितने क्वेश्चन करवा रखे हैं, खूब क्वेश्चन करवा रखे हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर मैंने लिखाया जरूर है कहीं ना कहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ करवाया है आपको, मैंने करवाया है। वेयर इज अवर प्रोजेक्शन ऑपरेटर, नहीं है क्या इसमें, नहीं मैंने करवाया है, मुझे ये याद है जैसे, पता नहीं वो कहाँ है, ठीक है। तो अपने आई थिंक यही होना चाहिए कि जो डैगर का मान है ना वो तो आता है, ये अलग अलग आते हैं, सेम तो नहीं आते, इतना मैं कंफर्म हूँ, तो ये तो नहीं होगा, और ये इन्वर्स वाला कोई सी नहीं, इन्वर्स वाला कोई सी नहीं, तो अपने पास यही बचता है, ठीक है ना, कि खुद डैगर तो होगा ना वो माइनस से आएगा, और जो स्क्वायर होगा ना वो क्या आ जाएगा, एक इक्वल आ जाएगा। ये अपने पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच रिलेशन इज करेक्ट, ये मैंने आपको अभी भी बताया, क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल, इसमें भी इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया, ग्रेटर देन इक्वल 1/2, ये जो इनका जो अपने पास कम्यूटेटर है उसके उसका जो एक्सपेक्टेशन एक तरीके से, ठीक है, उसका मॉडुलस, ये अपने पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसका मान निकालना है एक्स स्क्वायर कोमा पी एक्स स्क्वायर का, आ जाओ निकालो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोमा पी एक्स स्क्वायर का निकालो। अच्छा, पहले जो एक्स है ये इस साइड बार आ जाएगा, तो ये क्या बचा, एक्स पी एक्स, एक बार ये फिर दूसरी साइड भी बाहर जाएगा, एक साइड की थोड़ी चलेगी, दूसरी साइड भी बाहर जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था ये स्क्वायर वाला पड़ा है, ठीक है। अब देखो, ये जो फंक्शन बन जाता है ना एक का, ये क्या करते हैं बाहर इसका डेरिवेटिव, ये कैसे होता है, अगर मान लो यहाँ एक्स है और यहाँ पी वाई है, तो क्या होगा,
ये जो ये है ना, इसका बाहर डेरिवेटिव करके लिख दो, डेरिवेटिव करके बाहर रख दिया। अब ये जिसका फंक्शन है ना वो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो पी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स, 2px। ओके, ये क्या बनेगा, एक्स पी एक्स। ओके, और यहाँ पे ये एक्स हो गया, पी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2px। ओके, तो एक्स पी एक्स और यहाँ आ गया एक्स। एक्स पी एक्स क्या होता है, आयोटा एच कट, तो ये क्या बना, 2 आयोटा एक्स कट एक्स पी एक्स, प्लस ये बनेगा 2 आयोटा एच कट पी एक्स एक्स, 2 आयोटा एच कट ले लो कॉमन, ये क्या बना, ये बना एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स। ठीक है, इतना अपने पास ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, बाकी इसमें माइनस दे रखा है, इसमें एक ही दे रखा है, तो ऐसा नहीं। नेक्स्ट देखो, एन एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेव फंक्शन। इस फॉलोइंग वेव फंक्शन से आपकी जो हाइड्रोजन एटम है, इसकी जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स ऑफ द स्टेट, इसके आपके एन बताना है, एल बताना है, एम बताना है। ये होता है मेन क्वांटम नंबर, ये होता है द्विगुणसी या ऑर्बिटल, ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया था एम रिलेट टू थीटा, एम रिलेट टू फाइव। ओके, और एल रिलेट टू थीटा, और एन तो फिर एन है ही, एन तो फिर एन है ही। ये आई थिंक एन जो होता है ना, वो मुझे जितना याद है ये होता है यहाँ एन ए नोट। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मान तो आ गया 2, एल थीटा, थीटा वाली कितनी टर्म है, एक, तो एल इजिकल टू कितना आएगा 1, 5 वाली कोई टर्म है नहीं, तो एम आएगा 0। तो ये अपने पास क्वांटम नंबर आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक, क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रिक से मैंने आपको ये करवा दिया। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एन एटॉमिक स्टेट ऑफ एच एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन। इसकी हाइड्रोजन एटम की जो स्टेट्स है वो इस एक स्टेट है, पता नहीं कौन सी स्टेट है, वो इस वेव फंक्शन से दी गई है। ठीक है, ये उसकी अलग अलग स्टेट के वेव फंक्शन है, उनके सुपर पोजिशन से एक नया वेव फंक्शन बनाया साई, जो किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वेयर साई एनएलएम इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर द स्टेट साई, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एलजेड। एलजेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालनी है। एलजेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने से पहले आपको इन सब स्टेट में प्रोबेबिलिटी चाहिएगी, उसके लिए आपको इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। करो नॉर्मलाइज, तो क्या होगा, देखो नॉर्मलाइज कैसे करोगे आप, सिंपल तरीका बताता हूं आपको। देखो साई साई स्टार क्या करना है आपको, 1 करना है ना, करो तो आप ए से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इसका इसी के साथ जाएगा, बाकी किसी के साथ जाएगा 0 बनाएगा, तो ये खुद के साथ जाएगा तो बनाएगा 1, ये जाएगा 3 3 9, और ये जाएगा तो 3, ये जाएगा तो 4, ये कर दो 1, 9 4 13, 3 16, 1 17, मतलब a इजिकल टू आ गया 1 बाय का रूट 17। तो ये अब क्या बन गया, ये अपने पास आ गया 1 बाय का रूट 17। ठीक है, अब देखो अलग स्टेट, इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैंने बताया था इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 बाय 17, इसकी प्रोबेबिलिटी 3 थी 9 बटा 17, ये 3/17, ये 4/17। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, एलजेड चाहिए। एलजेड की जो एलजेड का जो मान आता है ना, इसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है, एम एच कट होती है। अगर आप सही पे लगाते हो ना तो एम एच कट होती है, मतलब एम वाली वैल्यू इंटू में एच कट। ठीक है, एलजेड की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी और उसके कोरोस्पोंडिंग जो इसकी आइगन वैल्यू आ रही थी एम आई, और आई का मान कहां से कहां जा रहा है, बहुत सारी स्टेट जितनी भी है ना वहां तक ये जा रहा है। ओके, पहली स्टेट देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/17, और इसके लिए m का मान कितना है, एन एल एम 0, तो ये बनेगा 0 इंटू एच कट। दूसरी स्टेट 3, तो 3 3 9/17, और इंटू में एन एल एम 1 इंटू का एच कट। ठीक है, तीसरी स्टेट 3/17, एन एल एम 0 एच कट। ठीक है, चौथी स्टेट 2 दूने 4/17, और ये आ जाएगा एन एल एम माइनस का 1 इंटू का एच कट। ये अपने पास मान आ गया। ठीक है, ये 0 गया, ये 0 गया, 9/17 माइनस 4/17, 9 में से 4 गए 5, तो ये आएगा 5/17 इंटू का एच कट। ये क्या आ गई अपने पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई किसकी, एलजेड की। इसी का एक तरीका क्वेश्चन और भी हो सकता है, क्या, एल स्क्वायर के निकालो, किसके निकालो आप, एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, निकालें क्या, ठीक है, उसमें क्या आता है, एल एल प्लस 1 आ जाता है, तो यहाँ क्या आ जाता, रेड रेड से कर दूं वो, चलो ब्लैक से कर देता हूँ, एल एल प्लस 1, एल कितना है, एन एल एम 0 1, 0 होगा 0 हो जाएगा, 1 होगा तो 1 इंटू का 2 एच कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल जो स्क्वायर होती है उसके लिए आइगन वैल्यू आती है एल एल प्लस 1। ठीक है, तो इसके लिए 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर से इसमें 0 है, 0 नहीं, इसमें फिर से 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू का 2, इसमें कितनी है 1 है, तो इसमें हो जाएगा 1 इंटू का 2, तो कितना बना देखो, इसके लिए आ जाएगा 1/17, ये 0 हो गया, ये आएगा 9/17, है ना, 9/17 इंटू का 2 एच कट, प्लस ये आएगा 3/17 इंटू का 2 एच कट, और प्लस 4/17 इंटू का
2h कट, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 9 दूनी 18 और 6 24 और 8 32, तो 32/17h कट। ये अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई इसकी एल स्क्वायर की। अगर इसकी मांगते तो इसकी भी निकाल देते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल स्टेप के लिए ई ग्रेटर देन क्या है, वी नोट है। विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर के लिए देखो आपको ई ग्रेटर देन वी नोट निकालना है ना, तो ई बाय वी नोट इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया है ना। ई बटा वी नोट का मान 1 से बड़ा, ये देखो एक ही है यहाँ पे है ना। तो हमेशा इसके आगे वाला ग्राफ ही आपको बस चेक करना है। ओके ठीक है। अच्छा ई बराबर वी नोट हो तो क्या हो जाएगा, आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या है, 1 माइनस वी नोट बाई ई था क्या, वी नोट बाई ई होगा आई थिंक, है ना, या ई बाई वी नोट था, देख लो मुझे भी याद नहीं है, इसमें आया था अपने पास, मैंने लिखा था यहाँ, ये रहा ना, वी नोट बाई, सही लिख रहा हूँ, वी नोट बाई ई, ठीक है, वी नोट बाई ये हो जाएगा 1 प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस का वी नोट बाय का ई, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। देखो तो अब देखो ये जब इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये क्या होगा, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, मतलब ये आ गया 1, मतलब जब ई बाई वी नोट का मान क्या है, 1 है ना, तब आर का मान 1 आएगा। देखो आर का मान 1 कहाँ है, इस पे तो नहीं है, इस पे है, इस पे है ना, इस पे भी है, इस पे भी है, तो इन तीनों में से एक होगा, ये नहीं हो सकता। ओके अब देखो, अब आप वी नोट का मान क्या कर दो, सॉरी ई का मान क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट करते ही ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी क्या हो गया, जीरो, तो 1 - 1 जीरो, तो जीरो की तरफ कौन जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, बहुत आगे जाने पर ये जा रहा है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ओनली सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन is bound in a finite potential well of width a, then the value of potential depth v naught if the electron had two bound state। इसका फॉर्मूला आपको लिखाया था, मैंने पहला लेक्चर लिया था तब कि बाउंड स्टेट वाला जो है उसका फॉर्मूला होता है आई थिंक n π/2, और इधर आता है n-1 π/2, और इधर आता है आई थिंक गामा की स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, जाके वो चेक करते हैं, आ जाओ सबसे स्टार्टिंग में चलो। देखो कहाँ लिखाया था मैंने आपको, कहाँ लिखाया है, कहाँ लिखाया है, कहीं तो लिखाया है, ये रहा है ना, π/2 n π/2, यही मैंने वहां लिखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके गामा का मान क्या है, एम वी नोट ए स्क्र बाय 2h कट स्क्र, अब मैं ये भी भूल जाऊंगा, नहीं भूलूंगा, चलो एम वी नोट ए स्क्र बाय का 2h कट स्क्र, ठीक है, एम वी नोट ए स्क्र बाय 2h कट स्क्र, है ना, यहाँ गामा है और ये क्या है, एम वी नोट डिवाइड बाय h कट स्क्र ए स्क्र, 2 कहाँ था, अब ये फॉर्मूला है ना, मैं देख के लिख देता हूँ, मैं तो गया हूँ भूल, ठीक है, मैं वापस जाके देखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा ऐसे आपका, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा, एम वी नोट ए स्क्र बाय 2h कट स्क्र, ये फॉर्मूला था आई थिंक, जितना मुझे याद, हाँ ये फॉर्मूला था, ये रहा, और ये हो गया n π/2, और ये हो गया n-1 π/2, ठीक है। देखो क्या बोला है, दो बाउंड स्टेट है, कितनी बाउंड स्टेट है, दो, तो n का मान हो गया 2, तो 2/2 करोगे तो आएगा 1, तो इधर बचेगा पाई, पाई बच गया, लेस देन m वी नोट ए स्क्र बाय 2h कट स्क्र का आ गया रूट, ठीक है, लेस देन n का मान 2 रखोगे, 2 में से एक है 1, तो ये आएगा π/2, ठीक है, साइड साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये आएगा π² बटा 4, अच्छा एम वी नोट ए स्क्वायर बाय 2h कट स्क्वायर लेस देन पाई का स्क्वायर, ओके, तो यहां से निकालो वी नोट, निकालोगे तो क्या आएगा, ये गुणा कर दो सब में 2h कट स्क्वायर बाय m स्क्वायर का, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर
एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय एम ए स्क्वायर, इधर बनेगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाएगा एम ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, और क्या, दो है तो दो का गुणा करोगे इसमें सीधा चला जाएगा, इसमें दो का गुणा करोगे चार का भाग दोगे तो नीचे दो बचेगा, बस और क्या, ये आ गया वी नॉट, यही तो अपना उत्तर है। देखो कहीं है क्या, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, ना 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 ना, इसमें ये रहा, है ना, ये अपना उत्तर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विच ऑप्शन इज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इजिकल टू 1, फर्स्ट स्टेट होती है n इजिकल टू 0, फर्स्ट एक्साइटेड होती है n इजिकल टू 1। देखो ग्राफ कैसे आएगा, ये है अपने पास n इजिकल टू 0 वाली स्टेट का, क्यों, क्योंकि ई साई प्रोपोर्शनल टू आता है e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 के, तो ये उसका ही ग्राफ है, ठीक है। ओके, इससे जो अगली आएगी ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि वो शायद ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से आता है, मुझे जितना उसका फॉर्मूला याद है इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो x इजिकल टू 0 पे 0 भी होगा, और मतलब पहले तो ये ऑपरेट करेगा, ठीक है, उसके बाद आगे जाके ये हो जाएगा, हाँ इसी तरीके से अपने पास सही आ जाएगा, ठीक है। तो यही अपना ग्राफ है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला ग्राफ, ठीक है। पहला, पहले में सिमेट्री रहती है इस y एक्सिस से, दूसरे में रहती है इस पॉइंट से, तीसरे में फिर इससे रहेगी, चौथे में फिर इससे रहेगी, इस तरीके से चलता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एटॉमिक स्टेट ऑफ एच एटम इज रिप्रेजेंट बाय द स्टेट साई है, कि साई से रिप्रेजेंट की जाती है अपनी एटॉमिक स्टेट है वो, ठीक है। और ये अपना साई दिया हुआ अपने को, फॉर वेयर एनएलएम इज नॉर्मलाइज्ड इन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर द स्टेट साई, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो आपको वैल्यू एल स्क्वायर निकालनी है। एल स्क्वायर निकालने के लिए पहले तो इसको नॉर्मलाइज करो, तरीका आपको मैंने बता रखा है। तो वो ए जो है वो निकालो, क्या होगा, साई साई स्टार इजिकल टू करना है 1, जो भी इसकी लिमिट वगैरह लगा के वो मैंने आपको बता दिया। रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2 इजिकल टू 1, 4 4 8, 10 3 13, तो ये आ गए ए स्क्वायर गुणा 13 इजिकल टू 1, या ए बराबर आ गया 1 बटा रूट 13। सब के अंदर भाग किसका लगा दो, रूट 13 का लगा दो, ये हो गया अपना नॉर्मलाइज। अब आपको क्या चाहिए, एल स्क्वायर का मान चाहिए, इसका मान चाहिए एल स्क्वायर का, एल स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या आएगा, एल एल प्लस 1 एच कट का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। ओके, अब एक गलती कराए पीछे, कहाँ गलती कराए, ये एल स्क्वायर वाला निकाला था ना, यहाँ पे एच कट नहीं आता, यहाँ एच कट स्क्वायर आता है, ठीक है, इतनी थी, ऑप्शन नहीं था तो हो गई गलती। निकालो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, इसमें पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, रूट 3 का स्क्वायर 3 बटा रूट 13 का स्क्वायर 13, इंटू एल का मान कितना है, एन एल एम 0 है, तो 0 हो गया, काम खत्म इसका। तो अगले का 2 दूने 4 बटा 13, ठीक है। एन एल एम, एल का मान क्या होगा 1, तो 1 गुणा 1 प्लस 1 2 एच कट का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्या है 2, 2 दूने 4 बटा 13, ओके। एन एल एम फिर से 1 आ गया, तो 1 इंटू 2 एच कट का स्क्वायर, एन एल एम फिर से 1 आ गया, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, नीचे 13, 1 है तो 1 इंटू का 2 एच कट का स्क्वायर, करो सॉल्व, ये तो हो गया 0, 4 दूने 8 बटा 13 प्लस 8 बटा 13 प्लस 4 बटा 13, 8 8 16, 4 20, 20 एच कट स्क्वायर कितना आया, 20 एच कट स्क्वायर बाय में 13, ये आया है भाई मेरा मान। तो इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या हमने गलती कर दी, गलती ये कर दी, -1 है, -1 होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना, क्या गलती कर दी भाई, गलती तो कोई नहीं की होगी। 2 दूने 4 बटा 13, 2 दूने 4, 2 दूने 4 4 8, 2 10, 3 13, सही किया है सब कुछ, 4 हो गया, ये 13 हो गया, ओके। एल एल प्लस 1 एन एल 1 इंटू 2, इसमें भी 1 इंटू 2, और इसमें भी 1 इंटू 2, तो ये हो गए 2 दूने 4 8, 8 तो 8 8 16, और 4 20, 20 बटा 13 का इसका स्क्वायर, बिल्कुल सही किया है, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, तरीका अपना बिल्कुल सही है। इसमें देख लेते हैं थोड़ी सी गलती क्या दे रखी है इन्होंने। कोई गलती नहीं है अपनी तरफ से तो।
यहाँ ये अपनी तरफ से तो कोई गलती भाई है नहीं, गलती इनकी तरफ से ही है, ऑप्शन में गलती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 h² बटा 13। ये मैं जो पीडीएफ आपको दूंगा उसमें मैं आपको सही कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। तो फेनोमेना इन विच क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू डिस्क्राइब, कि ऐसा कौन सा फेनोमेना था जहां आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहां कहां फेल हुई थी देखो, जहां क्वांटम आ गई वहां क्लासिकल फेल, फोलो फोलो इलेक्ट्रिक में क्लासिकल फेल थी, क्वांटम में क्लासिकल फेल थी, प्लानिटरी मोशन में क्लासिकल फेल नहीं थी, प्लानिटरी मोशन को तो क्लासिकल से ही समझाया था। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्लासिकल फेल थी, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्लासिकल फेल नहीं थी, क्लासिकल ही समझाते हैं इसको। ग्रेविटेशन में क्लासिकल फेल नहीं थी, क्लासिकल ही समझाते हैं इसको। ब्लैक बॉडी में क्लासिकल फेल थी, कॉम्पटन में क्लासिकल फेल थी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड में क्लासिकल फेल थी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक में भी क्लासिकल फेल थी। तो ये तीन फिनोमेना एक साथ ऐसे हो गए जिनमें क्लासिकल क्या है, फेल है, क्वांटम ने इनको डिस्क्राइब किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये क्या हो गई, फिनिश हो गई। यहाँ अपनी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिनिश होती है। ठीक है ना, अपने इसके 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले थे। ठीक है ना, हमने पूरा अपना जोर लगा के जितने बढ़िया क्वेश्चन हमें मिले हम लेके आए अकॉर्डिंग टू आरपीएस। ठीक है ना, वी हैव पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स। ठीक है ना, अब आपका टाइम है, आप अपना बेस्ट देना, ये लेक्चर ढंग से देखना, क्वेश्चन नोट डाउन करना और इनको देखना। जो क्वेश्चनों में एक आधी गलती है टाइपिंग में वो मैं जो अपना पीडीएफ देंगे आपको जब इसकी, उसमें सही करवा के फिर अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, इतना अपने कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बढ़िया लगा होगा। उम्मीद अगर ये बढ़िया लगता है तो आप बैच ज्वाइन करना। 3 अपने पास बैच चल रहे हैं, दोबारा बता दूं आरपीएससी के लिए। एक अपना चल रहा है कंप्लीट बैच, जिसमें आपको 11-12 बीएससी एमएससी प्रैक्टिस बैच, 11-12 का प्रैक्टिस बैच, 11-12 का क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज सारे मिलेंगे। इसकी प्राइस है 11,349। दूसरा बैच अपना चल रहा है कौन सा, ये ये जो प्रैक्टिस बैच जो आप देख रहे हो, जिसका डेमो आप देख रहे हो, जिसकी क्वांटम आपने देख ली है, इसकी प्राइस हमने रखी है 3,499 रुपए। इसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे बीएससी एमएससी के और 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे किसके, 11-12 के। इसमें 1000 से 1500 भी जा सकते हैं और मुझे उम्मीद है हम 1000 को क्रॉस करेंगे। मैं 1000 से 1500 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमें अगर 1000 ही मिले और हम 1000 ही करवाएं ना तो आपको कोई इशू नहीं हो, क्योंकि जब मैंने 1500 बोल दिया फिर मैं 1000 करवाऊंगा तो इशू है, क्योंकि क्वेश्चन होने भी तो चाहिए ना, क्वेश्चन रिलेवेंट होने भी चाहिए। ऐसे ही अड़ंग बड़ंग कुछ भी नेट वगैरह के टीफर वगैरह क्वेश्चन करवाऊं तो उनको सेंस नहीं करवाने का। 11-12 के 500 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तीसरा अपने पास क्या है, बीएससी एमएससी का बैच है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रखी है, बीएससी एमएससी करवा रखी है। इसकी जो प्राइस है ना वो क्या है, 5,999 रुपए। ठीक है, इसके अंदर आपको जो प्रैक्टिस बैच है ना इसका बीएससी एमएससी वाला पार्ट इसके अंदर फ्री दे देंगे, 11-12 वाला पार्ट इसमें फ्री नहीं देंगे। आई विल सजेस्ट कंप्लीट बैच आप बाई करना। टेस्ट सीरीज कंप्लीट बैच में इंक्लूडेड है, इन दोनों बैच के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है। अलग से भी टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर आपको 50 प्लस टेस्ट मिलेंगे। अब तक 50 प्लस टेस्ट तो ऑलरेडी अपलोडेड है, 11-12 के, बीएससी के, एमएससी के, और 5 फुल लेंथ, 5 फुल लेंथ इसमें मैं और ऐड कर दूंगा। ठीक है, जनवरी 2026 के अंदर से ऐड करने स्टार्ट करेंगे, जो लगभग 1-2 महीने लगेंगे, नहीं 1 महीने में ही फिनिश कर देंगे पूरे फुल लेंथ। ये ठीक है ना, या फिर शेड्यूल वाइज बना के वैसे आपको एग्जाम से पहले बढ़िया अपना प्रैक्टिस जो आपकी वो हो जाएगी। ये इतना कुछ था। आगे के सारे लेक्चर देखने के लिए आप हमारा जो बैच है वो बाय कर सकते हैं। बैच बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है ऐप्स के, और क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत शानदार वीडियो के साथ और बहुत तगड़े वीडियोज के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, अपना प्यार देते रहिए, अपना साथ है बनाए रखिए। बाय, टेक केयर, बाय।